हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में जिसमें हम करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। अपने वीडियो में हम आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने ऑब्जर्वेशंस हमको बताएं और ये भी बताएं कि हम अपने वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए और क्या कर सकते हैं। तो आते हैं आज के इस वीडियो पे और इसमें हम अपना पहला प्रश्न जो जिसके बारे में चर्चा करेंगे उसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी और आप लोगों से उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताने के लिए कहा था। और वो प्रश्न है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है? और ऑप्शंस थे ए हॉकी, बी कबड्डी, सी बैडमिंटन या डी टेनिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हॉकी, फील्ड हॉकी। रुपिंदर पाल सिंह भारत के फील्ड हॉकी के प्लेयर हैं जिनका जन्म 11 नवंबर 1990 को हुआ था और इन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व ग्लासगो में 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में, इंचियोन में 2014 एशियाई खेलों में, रियो डी जेनेरो में आयोजित 2016 के ओलंपिक खेलों में और 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए राष्ट्रमंडल खेलों में भी किया था। उनका योगदान अभी जल्दी ही संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय टीम को कांस्य पदक दिलाने में बहुत ही अहम रहा है। रुपिंदर पाल सिंह के अलावा वीरेंद्र लाकरा ने भी, जो भारतीय टीम का सदस्य रहे हैं, हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं, उन्होंने भी अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। वैसे तो रुपिंदर पाल सिंह एज ए डिफेंडर खेलते थे और वो विश्व के जाने माने ड्रैग फ्लिकर मतलब कि शॉर्ट कॉर्नर, पेनल्टी कॉर्नर पे ड्रैग फ्लिक करने वाले विश्व के जाने माने खिलाड़ी हैं और उनकी जो फेवरेट पोजीशन थी वो फुल बैक की थी। और अगर देखा जाए तो उनका योगदान इन पेनल्टी कॉर्नर्स को गोल्स में कन्वर्ट करने में सबसे ज्यादा रहा है। रुपिंदर पाल सिंह ने 2010 में सुल्तान अजलान शाह कप में भारतीय टीम के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी, जिसको उन्होंने अभी इसी वर्ष 2021 में जिसके ऊपर कर्टन्स डाल दिए हैं, मतलब कि उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हॉकी या फील्ड हॉकी। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी हैं? ऑप्शन ए सीमा राव, ऑप्शन बी अंजुम खन्ना, ऑप्शन सी अनीता आनंद या ऑप्शन डी दीप्ति पांडे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अनीता आनंद। अनीता आनंद का के जन्म के समय उनका नाम इंदिरा अनीता आनंद रखा गया था। शी वॉज बोर्न एज इंदिरा अनीता आनंद और वो कनाडा की दूसरी महिला रक्षा मंत्री बनी हैं। उन्होंने अनीता आनंद इस समय 54 वर्ष की हैं और उन्होंने भारतीय मूल के ही रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन जी का स्थान लिया है। और अनीता आनंद से पहले कनाडा कनाडा की पहली महिला रक्षा मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री जो थी कनाडा की, किम कैम्पबेल थी, जिन्होंने 1993 में 4 जनवरी से 25 जून के बीच में 6 महीने के ड्यूरेशन के लिए इस पद को संभाला था। अब बात करें कि जब हम अनीता आनंद के जीवन के बारे में बात करें तो वो रक्षा मंत्री बनने से पहले मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सर्विस एंड प्रोक्योरमेंट के पोस्ट पर भी रही हैं। वो प्रोफेशन से एक वकील हैं, पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले और हाउस ऑफ कॉमन्स में, कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ कनाडा में ओकविल को रिप्रेजेंट करती हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले वो एज ए लॉ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो काम करती रही हैं। अगर उनके ओहदे के बारे में देखा जाए तो वो पीसीएमपी, मतलब कि पीसी स्टैंड फॉर प्राइवी काउंसिल एंड एमपी स्टैंड फॉर हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ कनाडा, जिसमें वो ओकविल को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अनीता आनंद। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। कौन व्यक्ति हाल ही में रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के नए प्रबंध निदेशक और समूह के सीईओ बने हैं? ऑप्शन ए अरविंद गोस्वामी,
ऑप्शन बी रामपाल सिन्हा, ऑप्शन सी ताराचंद वर्मा या ऑप्शन डी रामनाथ कृष्णन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रामनाथ कृष्णन। रामनाथ कृष्णन ने अभी हाल ही में कंपनी के प्रबंध निदेशक और समूह मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ के रूप में पद ग्रहण किया है और उन्होंने एन शिवरामन की जगह ली है। रामनाथ कृष्णन वर्ष 2020 में आईसीआरए में शामिल हुए थे और उनको कंपनी के अध्यक्ष, रेटिंग अध्यक्ष के तौर पर उनको शुरुआत में जगह दी गई थी। इसके पहले वो आरबीएल बैंक में चीफ रिस्क ऑफिसर की पोस्ट पर काम कर चुके हैं सन 2018 से 2020 के बीच में, और उनकी शुरुआती पोस्टिंग सन 2020 में आईसीआरए में प्रेसिडेंट ऑफ रेटिंग्स के तौर पर की गई थी और अब उनकी पोजीशन को, ओहदे को बढ़ा करके एमडी और सीईओ का कर दिया गया है। आईसीआरए एक रेटिंग एजेंसी है जो मूडीज कॉरपोरेशन का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रामनाथ कृष्णन। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन ए के बंसल, ऑप्शन बी आरपी शर्मा, ऑप्शन सी पीके गर्ग या ऑप्शन डी एम एस बिरला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पीके गर्ग। पीके गर्ग, जब हम बात करें भारतीय खेल प्राधिकरण की तो उसका साई उसको कहते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और उन्होंने कोमोडोर पीके गर्ग को टॉप्स मतलब कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का नया सीईओ बनाया है। और पीके गर्ग कमांडर राजेश राजगोपालन की जगह लेंगे और जिनकी पोस्टिंग सन 2018 में टोक्यो ओलंपिक तक के लिए की गई थी। जब हम बात करें पीके गर्ग के बारे में तो वो नेवी ऑफिसर हैं और कोमोडोर की पोस्ट पर हैं। उन्होंने कोमोडोर की पोस्ट पर भारतीय नेवी की सेवा की हुई है। उनको 1990 में सेलिंग के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से 1993-94 में सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व 5 एशियन गेम्स में 1986 से सन 2002 के बीच में सेलिंग की प्रतिस्पर्धा में ही किया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पीके गर्ग। और भारतीय खेल प्राधिकरण के बारे में बात की जाए तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना भी सन 1990 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में खेलों को बढ़ावा देने का था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पीके गर्ग। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। कौन व्यक्ति हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय एएमएफआई के नए अध्यक्ष बने हैं? ऑप्शन ए पी चतुर्वेदी, ऑप्शन बी ए बाला सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी डी के माथुर या ऑप्शन सी डी के माथुर या ऑप्शन डी के जायसवाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ए बाला सुब्रमण्यम। ए बाला सुब्रमण्यम को म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वो निवर्तमान अध्यक्ष थे नीलेश शाह, उनकी जगह लेंगे। उसके अलावा राधिका गुप्ता को एएमएफआई का नया उपाध्यक्ष भी चुना गया है। जब हम बात करें म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय, ठीक है, और एएमएफआई के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एक एसोसिएशन है, ठीक और जिसमें जितने भी कंपनीज के अपने अपने म्यूचुअल फंड्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उसको अपने करस्पॉन्डिंग कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। राधिका गुप्ता जिनको नया वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है वो एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी की सीईओ की पोस्ट पर हैं और जो ए बाला सुब्रमण्यम है वो आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ की पोस्ट पर हैं। नीलेश शाह नीलेश शाह को अब एएमएफआई की वैल्यूएशन कमेटी का चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है। ये ए बाला सुब्रमण्यम का एज प्रेसिडेंट पहला टेन्योर नहीं है। इसके पहले वो 2017 से 2019 के बीच में इसी पद के ऊपर नियुक्त रह चुके हैं। तो ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ए बाला सुब्रमण्यम। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? ए नेपाल, बी मालदीव
सी भारत और डी बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी भारत, हमारा अपना देश। ये प्रतिस्पर्धा मालदीव में हुई थी, जिसमें भारत ने फाइनल में नेपाल को 3-0 से हराकर 8वीं बार इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया था। इसके पहले भारत ने ये प्रतियोगिता सन 2015 में जीती थी और इगोर स्टीमाच जो भारतीय टीम के मौजूदा कोच हैं, उनके नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में भारतीय टीम ने अपना पहला खिताब जीता है। इसके पहले दो और विदेशी कोच जिरी पेसेक और स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के मार्गदर्शन में भारतीय टीम ने यह खिताब जीता था। जिरी पेसेक के मार्गदर्शन में 1993 में और स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के नेतृत्व में 2015 में भारत ने यह खिताब जीता था। और जब हम सैफ चैंपियनशिप के इतिहास के बारे में बात करें तो इस बार इसको सैफ चैंपियनशिप के नाम के अलावा उरिडो चैंपियनशिप के नाम से भी जाना गया बिकॉज ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिसको 2020 में पाकिस्तान में आयोजित होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसको सितंबर 2021 में बांग्लादेश में होने के लिए टाल दिया गया, जो बाद में अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित की गई। देखा जाए तो अब तक ये प्रतिस्पर्धा 15 बार हो चुकी है, जिसमें से 8 बार इसको भारत ने जीता है और भारत सबसे सफल देश सैफ चैंपियनशिप फुटबॉल के केस में अब तक रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 100वां, ऑप्शन बी 101वां, ऑप्शन सी 104वां या ऑप्शन डी 107वां। ये इस बीच का एक बहुत ही बर्निंग और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जिसके ऊपर एक बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया सब कहीं से दी गई थी। इस वजह से ये प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 101वां। और जब बात की जाए तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टोटल 116 देशों के लिए नई रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें भारत बहुत ही पीछे 101वें पायदान पर आया था और भारत की स्थिति पड़ोसी देशों की तुलना में और भी खराब थी। मतलब कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से अगर उसका कंपैरिजन किया जाता है, उसकी तुलना की जाती, तो भारत में जो जनसंख्या भुखमरी के कगार पे है, उसकी संख्या बाकी देशों के कंपैरिजन में कहीं बहुत ज्यादा है। वर्ष 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर था, जबकि अब वो 116 देशों में 101वें स्थान पर आ गया है। और कहीं ना कहीं इसी के ऊपर लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ही तीखी आई थी कि नहीं, भारत में ऐसा नहीं है। अब इसके अलावा जो और सूचियां जारी की गई हैं, उसमें WJP मतलब कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी वर्ष 2021 के कानून सूचकांक में 139 देशों में भारत को 79वां स्थान दिया गया है और 2021 की वैश्विक खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट में भारत को 71वां स्थान दिया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को हर वर्ष मनाया जाता है और कहीं ना कहीं ये जो भी खाद्य सामग्री किसी भी देश में उपलब्ध है, उसकी कितनी अच्छे से सुरक्षा की जा रही है, उसको लेकर के एक रेटिंग जारी की जाती है, जिसमें जो रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें भारत को 71वां स्थान दिया गया है। तो हमारे इस प्रश्न का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के हिसाब से ऑप्शन बी सही आंसर है कि भारत को 101वां स्थान दिया गया है। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सस्ते दर में दवाएं देने हेतु श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू की है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी आसाम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छत्तीसगढ़। और इस योजना के तहत 188 मेडिकल शॉप्स 169 शहरों में लगाई जाएंगी और जिसमें सस्ती दवाएं, मतलब कि टोटल अगर डिस्काउंट के बारे में बात की जाए तो वो 50 से 71% तक दवाओं को सस्ता करके लोगों को दिया जाएगा, जिससे कि उनकी हेल्थ कवरेज की जो दिक्कत है और उन जगहों तक भी दवाओं को मुहैया कराया जाएगा जो दुर्गम दुर्गम स्थानों पर हैं और उनके लिए वहां पर मेडिकल की फैसिलिटी या यूं कहिए कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के हिसाब से वो जगहें आसानी से
लोगों आसानी से जहाँ पर मेडिकल सुविधाएं नहीं पहुंच सकती और वहाँ के लोग मेडिकल सुविधाएं भी अवेल नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो जब बात की जाए तो इस पूरे प्रोसेस को इंश्योर करने का काम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को दिया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और ये योजना शुरू की गई है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा शुरू की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर। ये प्रश्न कह रहा है कि राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना शुरू की है। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या डी दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की है, जिससे जनजातीय परिवारों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य सार्थक होगा। मुख्यालय गांव को छोड़कर दुकान से संलग्न अन्य गांवों में वाहन के माध्यम से परिवहन कर राशन सामग्री को वितरण किया जाएगा, ऐसी योजना बनाई गई है। अब इसके अंतर्गत 16 जिलों के 74 ब्लॉक और 7,511 गांवों को कवर करने की योजना है, जिसके लिए 472 वाहन प्रयोग में लाए जाएंगे और एक महीने में 22 से 25 दिन तक राशन वितरण का काम किया जाएगा, जिसमें जो एस्टिमेट है वो ये कहता है कि 220 से 440 क्विंटल तक खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अब अगले प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मेरा घर मेरे नाम नामक योजना शुरू की है? ए हरियाणा, बी उत्तराखंड, सी पंजाब या डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब। अभी जल्दी ही पंजाब में एक राजनीतिक बदलाव हुआ, जिसमें वहां पर एक नए मुख्यमंत्री ने अपना पदभार ग्रहण किया, जिनका नाम है श्री चरणजीत सिंह चन्नी। उन्होंने गांवों और शहरों के लाल लकीर के भीतर घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना अधिकार देने के लिए मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत की है। देखने वाली बात यह कि लाल लकीर के अंदर रजिस्ट्री नहीं होती है और इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। अब इस जमीन की रजिस्ट्री होगी और 15 दिन के अंदर आपत्ति जिसको भी दर्ज करानी है उसके लिए समय दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि लाल लकीर क्या है। वो लैंड एरिया which is a part of village habitation but is used for non agricultural purposes only। मतलब कि गांव की वो जमीन जो एग्रीकल्चर के मतलब खेती के काम में नहीं आती है, उसको हम लाल लकीर लाल लकीर एरिया कहते हैं। ठीक, उन सब जगहों में। और चमकौर साहिब जो चरणजीत सिंह चन्नी जी का अपनी कंस्टिट्यूएंसी है, अपना क्षेत्र है, वहां से उन्होंने उस जगह को भी उन्होंने इस योजना में कवर करने की बात की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब। अब आते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न के ऊपर, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताना है। कौन एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली खिलाड़ी बनी है? ए स्टेफनी टेलर, बी मिथाली राज, सी एमी हंटर या फिर डी सना मीर। तो आप इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढें और कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है उनको कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताइए। हम बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।